भाग दो। अगले दिन निवी सुबह जब पर निकली, उसके सामने दो आदमी आकर खड़े हो गए। निवी ने उन पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना ठीक समझा। फिर से वो दौड़ने लगी तो उसके पीछे से और दो आदमी दौड़ने लगे। निवी को शक तो हुआ था, पर उसने फिर उनकी तरफ इग्नोर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। आगे जाकर उन चार लोगों में से दो आदमी निवी के सामने आकर खड़े हो गए। निवी ने साइड से जाने की कोशिश की, पर वो फिर सामने आकर रास्ता रोकने लगे। अब निवी को गुस्सा आ रहा था। उसने अब सामने खड़े आदमियों को हटने के लिए कहा, पर वो हटने की जगह उस पर हाथ उठाने लगे। अब निवी की आंखों में खून उतर आया। उसने एक एक कर उन चारों को पीटना शुरू कर दिया। सामने खड़े आदमी को घूसा मारकर पीछे खड़े एक आदमी को उसने लात जड़ दी। तीसरे ने हाथ में डंडा उठा लिया था। वो निवी पर पड़ता इससे पहले निवी ने उसके मुंह पर घूसा मारा। उस आदमी के मुंह से खून के फव्वारे उड़ने लगे। चौथे की निवी को हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो पीछे से निवी को घूरता ही भाग गया। इस फाइट में निवी को चोट आई थी। निवी आज गार्डन की तरफ आई थी तो गार्डन में रखे एक पत्थर पर बैठ गई। चोटों से हल्का खून बह रहा था उसके, जो उसे तकलीफ दे रहा था। पर यह तकलीफ कम हुई ये सोचकर कि ये लोग कौन थे जिन्होंने उस पर अचानक हमला किया, वो भी इतनी सुबह सुबह। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी तो कोई दुश्मनी उसकी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ है जो उस पर नजर रख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई दिखाई नहीं दिया, पर किसी की नजरें अब भी उस पर बनी हुई थी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, नई दिल्ली। एक रूम में जहां बहुत से कंप्यूटर लगे हुए थे, वहां की सारी स्क्रीन पर निवी ने जो अभी अभी उन चार लोगों को पछाड़ा था उसकी फुटेज चल रही थी। सामने बैठे थे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड उमेश राव, जो निवी की फाइट को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके बगल में बैठे थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर सत्यपाल अरोड़ा, जो निवी के बारे में हर संभव जानकारी उमेश राव को दे रहे थे। सत्यपाल अरोड़ा: सर, शी इज वेरी गुड। वो अकेले इन सब पर भारी पड़ी है। आप और क्या चाहते हैं? इस पर उमेश राव कहते हैं, अरोड़ा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए ही बनी है। वो हीरा है और हम उसे परखने वाले। पर आप भूल रहे हैं, उसका एंगर सही जगह इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। सत्यपाल अरोड़ा कहते हैं, मैं जानता हूं सर। उमेश राव कहते हैं, फिर कितने दिनों की ट्रेनिंग है आपकी? मुझे वो जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। मैं उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सौंपने वाला हूं। इस पर सत्यपाल अरोड़ा जवाब देते हैं, सर, हमने उसे 3 महीने कहा था। हमें उसे 3 महीने ट्रेन करना पड़ेगा। उसे शक हो गया तो डर है वो ट्रेनिंग सेंटर छोड़कर ना चली जाए। इस पर उमेश राव कहते हैं, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जिस तरह की ये लड़की है, आई एम श्योर घर से ही इसे एक लड़के की तरह नहीं, लड़के की तरह ट्रीट किया गया है। वरना इस उम्र में लड़कियां हाथ में सेलफोन लिए घूमती हैं, आंखों में अंगारे नहीं। इस पर सत्यपाल अरोड़ा जवाब देते हैं, यू आर राइट सर। घर पर बड़ी बहन और जीजू हैं और उनके 2 बच्चे। माँ बाप दोनों मर चुके हैं। घर का बिजनेस उसके बड़े पापा रॉनी चला रहे थे, पर कुछ साल पहले कुछ सुनने में आया कि उनके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। यहां तक कि उसके बड़े पापा को चोर तक बोल दिया था लोगों ने। तब से इसका एंगर ऐसा ही है। इस पर उमेश राव कहते हैं, अरोड़ा जी, मुझे 1 महीने के अंदर ये लड़की अपने डिपार्टमेंट में चाहिए, जो भी करना पड़े आपको। और उस लड़के का क्या हुआ? क्या नाम बताया था आपने? सत्यपाल अरोड़ा कहते हैं, मोहित वर्मा। वो भी इसी के साथ ट्रेनिंग सेंटर में है सर। इस पर उमेश राव कहते हैं, तो मुझे ये दोनों मेरे पास चाहिए। आप बताइए क्या करना होगा? इस पर सत्यपाल अरोड़ा कहते हैं, सर, मैं खुद हैंडल कर लूंगा और सच बताते वक्त आप आ जाइएगा। शायद आपको देख वो ये ना समझें हमने उनसे झूठ बोला है। इस पर उमेश राव कहते हैं,
ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, आप जा सकते हैं। राज, ये नीवी वाली फुटेज फिर से लगाना तो। राज, यस सर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सत्यपाल अरोड़ा खुद से बात करते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। सारे ब्रिलियंट ऑफिसर अगर ये रख लेंगे तो हमारे पुलिस फोर्स में कौन रह जाएगा? ये बड़े बड़े पेट लिए आधी उम्र के हो चुके ऑफिसर्स, जिसने ठीक तरह से भागा भी नहीं जाता। अगर पीएम का प्रेशर ना होता, मैं अपने ऑफिसर इन्हें कभी नहीं सौंपता। रामू, क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाओ यार। पता नहीं उन चारों की क्या हालत होगी। गैंडे जैसी शक्ल है और गैंडे जैसी अक्ल है। एक लड़की से पिट गए। कैसे कैसों को पुलिस बना रखा है यार मैंने। इधर निवी अपने ट्रेनिंग सेंटर आकर अलार्म बजने का वेट कर रही थी, जो बस थोड़ी देर में बजने वाला था। ट्रेनिंग ऑफिसर सामने आकर अपनी विसल के साथ खड़े हो गए और हमेशा की तरह निवी उनके सामने खड़ी थी। उस दीवार को घूरते हुए सारे आकर एक लाइन में खड़े हो गए और आज का टॉपिक था निशानेबाजी। ट्रेनिंग ऑफिसर, आपके सामने बोर्ड लगाए जाएंगे। आपके हाथ में गन होगी जिसमें 6 गोलियां हैं, पर आपको मौके सिर्फ 3 मिलेंगे। आपको अपना निशाना बोर्ड के बीचों बीच लगाना है। देखते हैं कितनी काबिलियत लेकर आए हैं आप सब यहाँ। कहीं ये तो नहीं समझ लिया पुलिस बनना आसान है। सर की बात सुन सारे लड़के लड़कियां हंस पड़े। उन्हें अपनी अपनी गन्स मिली और 6 गोलियां भी, जो उन्हें उसमें फिल कर निशाना लगाना था। 1, 2, 3 एक एक कर सारे लड़के और लड़कियां गन्स को लोड कर निशाना लगा रहे थे। दूर एक कोने में खड़ी निवी ये सब देख रही थी। मोहित उसके पास आ गया। हाय, तुम निशाना नहीं लगाओगी? ओहो, तुम्हें आता नहीं होगा ना? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं अगर तुम चाहो तो। वैसे मेरा नाम मोहित है, और तुम्हारा? निवी ने बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दोनों को ट्रेनिंग ऑफिसर सर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दोनों उस तरफ बढ़ गए। सर कह रहे थे, किसी एक को भी सही से निशाना लगाना नहीं आता। पुलिस क्या खाक बनोगे तुम लोग? ये गन किसने लोड की है? ऐसे भरी जाती है गोलियां। अगर सामने कोई टेररिस्ट आएगा तो ऐसे काम करोगे तुम लोग? ऐसे रोकोगे उन्हें? वो हंसते हंसते मर जाएंगे। सामने खड़े लड़के लड़कियों को सर के डांटने की आदत सी हो गई थी। सब जानते थे वो थोड़ी देर अपने दिल की भड़ास निकालेंगे और फिर से अपने आप चुप हो जाएंगे। पर कोई था जिसे ये बात अंदर तक चुभ गई थी। जी हां, हमारी निवी मैडम। उसने सामने टेबल पर रखी गन उठाई, लोड की और सिर पर हेडफोन्स लगा लिए। सारे लड़के लड़कियां उसे देख रहे थे और ये सब किस तरफ देख रहे हैं ये सोचकर सर भी निवी की तरफ देखने लगे। निवी ने दूरी बनाई, निशाना साधा और एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई, जो बोर्ड के बीचों बीच एक के ऊपर एक जाकर लगी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए और निवी को सीधे काम में मजा कहां। उसने उसी के ऊपर फिर से 3 फायर की। बोर्ड के बीचों बीच बड़ा सा होल बन गया था। निवी हेडफोन निकालकर गन टेबल पर रखकर वहां से चली गई। सबके साथ साथ कोई और भी सदमे में था। वो था मोहित। सर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। निवी अपने रूम में आ गई थी और उमेश राव अपनी स्क्रीन पर निवी की निशानेबाजी देख दंग रह गए थे। उसने जब बाकी 3 गोलियां चलाई, एक पल को उन्हें लगा वो सत्यपाल जी को अभी फोन करें और निवी को अभी बुला लें। पुरानी दिल्ली की एक जगह जहां बहुत से लोग गन लेकर खड़े हैं। किसी एक को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो। एक झोपड़े के अंदर बम बनाने की तैयारी 3-4 लोग कर रहे थे। वहां आकर एक आदमी खड़ा हो गया। अब तक तुम लोगों से एक काम नहीं हुआ? हम आज अटैक करने वाले हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो? एक आदमी, बॉस ये रेडी है। जब ये फटेगा 10 मील की दूरी तक जो भी इसके दायरे में आएगा बच नहीं पाएगा। अननोन कहता है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? दूसरा आदमी कहता है, कोई मिस्टेक नहीं होगा बॉस, इसे लेकर जाना बस उसकी टेंशन है। इस पर अननोन आदमी कहता है, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा इसे अंदर। वो लोग अपने हाथ में रखे बम को एक बॉक्स में भरकर
बॉस नाम के आदमी को पकड़ा दिया और बॉस वहां से बाहर निकल आया। उसके साथ मुंह पर कपड़ा बांधे बाकी सब साथी भी आ गए थे। समय सुबह के 5 बजे का था। वो 5 लोग अपनी गाड़ी से नई दिल्ली के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आकर खड़े हो गए थे। बॉस ने उन 4 लोगों को इशारा कर अपने पीछे आने को कह दिया। बॉक्स उन्होंने उसी दीवार के सामने ले जाकर रख दिया था। निवी 4 बजे ही उठ गई थी। अपना सुबह का सारा काम निपटाकर वो शूज पहनकर बाहर आ गई। उसने देखा कोई 2 नकाबपोश दीवार के आगे कुछ रख रहे हैं। अंधेरे में वो किसी के चेहरे नहीं पहचान पा रही थी, पर उनकी हरकतों से समझ में आ गया था कि ये ट्रेनिंग सेंटर के लोग नहीं हैं। निवी एक दीवार के पीछे छुप गई। उसे उसके पीछे से किसी के आने की आहट हुई। उसने देखा वो पास आ रहा है तो उसने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख जैसे ही सर पर वार करना चाहा, उसे उसका चेहरा दिखाई दिया। ये मोहित था। मोहित उसके हाथों से छूटते हुए, तुम पागल हो? हमेशा मेरा कीमा बनाने के लिए रेडी क्यों रहती हो? निवी ने फिर उसके मुंह पर हाथ रख उसका और अपना सिर नीचे झुका लिया। सामने से 2 बंदे उन दोनों की तरफ आ रहे थे। निवी ने उनकी तरफ इशारा कर मोहित को चुप रहने के लिए कहा। मोहित ने देखा 2 बंदे उनके एकदम पास आ गए थे। मोहित अलर्ट की पोजीशन में खड़ा हो गया और उसने एक की गन खींच उसके मुंह पर अपनी कोहनी से वार किया। उसके नीचे गिरते ही मोहित ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। तब तक निवी ने दूसरे पर हमला किया। उसके मुंह पर नीचे से लात मारकर उसने उसे एक ही वार में ढेर कर दिया। उन दोनों की गन मोहित और निवी ने उठा ली थी। मोहित ने निवी को दूसरी तरफ से जाने का इशारा किया। निवी ने हाँ में सर हिलाते हुए दूसरी साइड से अपना मोर्चा संभाल लिया। अब 3 लोग बचे थे, जिसमें शामिल बॉस भी था। सीढ़ियों से उतरकर ग्राउंड की दूसरी साइड आ पहुंची। आमने सामने गन लेकर खड़े एक बंदे अपनी गन से निशाना लगाया। गोली उसके गर्दन के ठीक बीचों बीच लगी थी। वो बिना किसी शोर के ढेर हो गया। अब वो दीवार के पास बढ़ने लगी। वहां बॉक्स के साथ बॉस भी खड़ा था। उसने निवी की आहट को पहचाना और उस पर फायरिंग की। निवी दौड़ते हुए राइट साइड से बनी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से बाहर निकलकर गोली चलाई, पर सामने वाला बॉस अलर्ट था। निवी के निकलते ही उसने गोली उसके पैर पर चलाई। निवी को गोली छू कर निकल गई थी। निवी दर्द से कराह उठी। पैर से खून बहने लगा था। निवी ने देखा वो बॉस भागने की फिराक में है। उसने पैर की तरफ ध्यान ना देते हुए उस पर गोलियां चलाई, पर बॉस वहां से भागने में कामयाब हो गया था। निवी दर्द से छटपटा रही थी, फिर भी लंगड़ाते हुए उसके पीछे गई। बॉस गाड़ी का दरवाजा बंद कर वहां से भाग निकला। निवी ने गोलियां चलाई जरूर, पर वो गाड़ी के पीछे जाकर लगी। निवी नीचे बैठ गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था पैर में। उसे दीवार की साइड कुछ रखा है याद आया। वो वापस अंदर की तरफ भागी। मोहित भी उसी तरफ आ रहा था। मोहित, तुम्हें चोट लगी है? भाग क्यों रही हो? निवी, मोहित, आई थिंक वहां बम रखा है। तुम उसे कैंप के बाहर ले जाओ, मैं सबको अलर्ट करती हूं। मोहित बम सुनकर बौखला गया। उसने निवी को अंदर जाने के लिए कहा और खुद उस बम की तरफ भागा। उसने गन छोड़ दी और बॉक्स उठाकर बाहर की तरफ भागने लगा। बाहर आते ही वो जंगल की ओर गया। वहां बॉक्स को उसने सुनसान जगह देख उछाल दिया और खुद उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। इधर निवी धीरे धीरे चलकर अलार्म की तरफ बढ़ गई। उसने अलार्म बजाया। सब लोग अलार्म सुनकर बाहर की तरफ भागने लगे। इतने में जोरदार ब्लास्ट हुआ और सब घबरा कर नीचे झुक गए। निवी के पैर में चोट देखकर दिनेश ने उसे उठा लिया और अंदर आ गया था। मोहित भागते भागते उस बम की वजह से दूर जाकर गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराने की वजह से उसे सिर पर घाव हो गया और उससे खून बहने लगा। निवी ने सबको बताया, हम पर अटैक हुआ है। दिनेश के साथ साथ 2 और लड़के चेक करने के लिए बाहर जाने लगे तो निवी ने कहा, दिनेश, मोहित बाहर बम फेंकने गया था, प्लीज उसे ढूंढो।
दिनेश और वो दो लड़के बाहर की तरफ भागे। उन्होंने जंगल की तरफ मोहित को ढूंढा। वो एक लड़के को दिखाई दिया। सब भागकर उसके पास पहुंचे। मोहित बेहोश था। दिनेश और उन दो लड़कों ने मोहित को उठाया और कैंप की तरफ लाने लगे। ट्रेनिंग ऑफिसर, हमारे कैंप पर हमला कौन कर सकता है, वो भी इस वक्त जब हमारे पास सिर्फ ट्रेनर्स हैं? नेवी, सर ये हमला नहीं था, वो लोग हमारा ये पूरा कैंप उड़ाना चाहते थे। ट्रेनिंग ऑफिसर, लेकिन क्यों? यहां उनके लिए कौन सा खतरा है? निवी सबके चेहरों की तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो सबसे बड़ा खतरा वो खुद है। पता नहीं अगर आज वो जल्दी नहीं उठी होती तो क्या हो जाता। ट्रेनिंग ऑफिसर ने सब जगह फोन कर दिया था। एम्बुलेंस आकर निवी और मोहित को हॉस्पिटल ले गई थी। मोहित अब भी बेहोश था। मीडिया भी कैंप के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। उन्हें जानना था वहां क्या हुआ है। सत्यपाल अरोड़ा, श्याम राठी, आप उस ट्रेनिंग कैंप के हेड हैं। आपको ही नहीं पता आपके ट्रेनिंग कैंप में क्या हुआ है? टीवी ऑन कर लीजिए, शायद आपको पता चल जाए। श्याम राठी, सर यकीन कीजिए, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो तो हमारे दो ट्रेनर ने अपनी जान पर खेलकर इस ट्रेनिंग सेंटर को बचा लिया, वरना यहां की एक ईंट भी आपको देखने को नहीं मिलती। सत्यपाल अरोड़ा कहते हैं, कहां हैं दोनों? निवी और मोहित कहां हैं? श्याम राठी, सर वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। उन्हें चोट लगी है। निवी के पैर को गोली छू कर निकल गई। सत्यपाल अरोड़ा कहते हैं, वो दोनों हॉस्पिटल से सीधा मेरे पास आएंगे। इज दैट क्लियर मिस्टर श्याम राठी? श्याम राठी, यस सर।